नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? जीएसटी एफएक्यू सीरीज में क्वेश्चन नंबर 55 शुरू कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लीज 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 शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। आइए अब क्वेश्चन नंबर 55। Mr. A is dealing in installation services of air conditioning equipment. He needs to use the tools and equipment worth more than 50,000 at various sites across India. अब यूं समझ लीजिए कि जैसे कॉन्ट्रैक्टर हैं, एलएनटी है, वो पूरे इंडिया में उनके कुछ ना कुछ काम चल रहे होते हैं। रेलवेज है, उनके काम पूरे इंडिया में कुछ ना कुछ चल रहे हैं। रेलवेज ने अपने बहुत सारे काम आउटसोर्स किए हैं किसी न किसी कंपनी को, तो वो कई जगह काम चल रहे हैं। तो क्रेन का मूवमेंट, जो बेसिकली मशीनरी का मूवमेंट है, रोड बनाने के लिए मशीनरी चाहिए, बिल्डिंग खड़ी करने के लिए मशीनरी चाहिए, उन सब का मूवमेंट होता है। तो बेसिकली वो बेच नहीं रहे होते हैं, वो अलग अलग साइट में मशीनरी को मूव करना होता है, और उन सब मशीनरी की जो वैल्यू है वो एक्सीड्स 50,000 है। क्या इज जीएसटी लेविएबल ऑन सच मूवमेंट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट टू वेरियस साइट्स अक्रॉस इंडिया? तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी नो, नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन क्या इज देयर एनी रिक्वायरमेंट फॉर ई वे बिल फॉर सच मूवमेंट? तो ऑब्वियसली इट इज यस, क्योंकि वैल्यू एक्सीड्स 50,000। तो अदर देन सप्लाई भी अगर है, यानी कि डिलीवरी है या मूवमेंट है, सिंपल मूवमेंट ऑफ गुड्स है, तो आपको ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी, प्लस डिलीवरी चालान की भी जरूरत पड़ेगी। और आगे डिस्कस करने से पहले, इसको पढ़ने से पहले, मैं आपको अपनी बुक का ई वे बिल का चैप्टर दिखलाता हूँ। ये ई वे बिल का हमारा चैप्टर है, और इसमें जो ई वे बिल का सेक्शन है वो सेक्शन 68 है, और बाकी ये रूल्स दिए हुए हैं। और 68 के में तो 50,000 की वैल्यू दी हुई है, लेकिन कुछ फ्यू स्टेट्स ने इसको 1 लाख रुपया भी कर दिया है। और आने वाले समय में उसको स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट कैरी करना पड़ेगा, इनवॉइस या डिलीवरी चालान प्लस ई वे बिल। और ई इनवॉइस आपको पता ही है, ई वे बिल सॉरी ई इनवॉइसिंग आ चुकी है। तो ई इनवॉइसिंग के आने के बाद वो जो फिजिकल इनवॉइस की कॉपी है वो भी कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले समय में। वो बायोमेट्रिक से पता लग जाएगा। प्लस RFID, जो ट्रक जो मूवमेंट है उसमें एक RFID, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस करके होता है, वो भी लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है ये शायद बहुत जगह। रूल 138 कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000। तो यहां पर देखिए वर्ड इन्होंने टैक्सेबल वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ कंसाइनमेंट वैल्यू, यानी कि इनवॉइस वैल्यू। तो जब आप बिल टिक कटवाते हैं तो वो वैल्यू पूछता है, तो वो वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है इंक्लूडिंग टैक्सेस, तो आपको ई वे बिल कंपलसरी है। और कंसाइनमेंट वैल्यू उन्होंने यहाँ डिफाइन भी किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन, कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स शैल बी आल्सो इंक्लूड टैक्सेस, लेकिन एक्सक्लूड करेगा वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द इनवॉइस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ एग्जाम्प्ट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स। तो ये सब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और एनालिसिस करने में, लेकिन आपको मैं एक बात और बताता हूं कि इन्होंने कुछ एग्जाम्पशन भी दी हुई है कि ई वे बिल कब जरूरत नहीं है। अब जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी? तो इन्होंने यहाँ पर देखिए रूल 138 सब रूल 14 में लिखा हुआ है, वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल वगैरह वगैरह, इसके ऊपर ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेड्यूल 3 सप्लाई के ऊपर भी ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉन मोटराइज कन्वेंस में भी जाएगा तो ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वगैरह बहुत सारे इसमें एग्जेम्पशन भी हैं, तो ये सारा कुछ आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि एफएक्यू में इतना कुछ लिखना बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने एक सर्कुलर में ये जो सर्कुलर निकाला था, इन्होंने कहा कि अगर इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा तो आईजीएसटी नहीं लगेगा, डिलीवरी चालान होना बहुत जरूरी है, और प्लस ई वे बिल। और इसके बाद इन्होंने उसी सर्कुलर में लिखा कि आपको ई वे बिल की जरूरत इंटर स्टेट मूवमेंट पे नहीं पड़ेगी, और शेड्यूल 3 के सप्लाई पे नहीं पड़ेगी, प्लस रूल 138 सब रूल 14 भी आपको देखना पड़ेगा। मैं यहाँ अच्छा यहाँ नहीं लिखा हुआ, सॉरी, ये उन्होंने लिखा हुआ है, ये तो लिखा ही हुआ है। अब हाँ, बस इतना ही है। तो ये कहानी है। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। Payment gateways like PayPal, Stripe, etc. charges service fees for processing of payment, whether GST is payable on reverse charge basis on such service fee। तो ऑब्वियसली पेपाल, अगर कोई
पैसा कलेक्ट करता है उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करता है तो उसके ऊपर जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। इट इज सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इस पे आरसीएम नहीं है क्योंकि कोई आरसीएम इसमें लिखा हुआ नहीं है। लेकिन लेकिन अगर सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, रिसिपिएंट इन इंडिया है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इन इंडिया, तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगा और इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे आरसीएम है। तो जैसे पेपाल है, ऊपर लिखा ही हुआ था, तो यहाँ भी हमने लिख ही दिया। तो पेपाल इज आउटसाइड इंडिया, ये टेस्ला का जो कंपनी का मालिक है उसी ने उन्होंने ही सेटअप किया था पेपाल को, उसके बाद बेच दिया। और पेपाल से ही बहुत पैसा आया इसलिए टेस्ला बना। अब जो पेपाल है इट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, जो रिसिपिएंट है वो इन इंडिया है। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर डिफॉल्ट रूल लगाऊंगा तो इन इंडिया हो जाएगा, तो इट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस और पेपाल की सर्विस पे आरसीएम देना पड़ेगा। लेकिन लेकिन यहां पर देखिए सर्विस प्रोवाइडर आउटसाइड सब कुछ सेम है, लेकिन सर्विस रिसिपिएंट इन इंडिया है, लेकिन वो सर्विस रिसिपिएंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी या इंडिविजुअल है और ये सर्विस ले रहा है अदर देन बिजनेस, यानी कि पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है, तो ये इंपोर्ट और सर्विस तो है लेकिन एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है। और इसको मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट करता हूं, और ये आप यकीन मानिए ये सर्विस टैक्स के रिजीम में भी ये एग्जेम्पशन थी, लेकिन जीएसटी के रिजीम में इसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको दिखलाता हूं, ये सीरियल नंबर है 10 होना चाहिए, सीरियल नंबर 10, रुकिए 10, services provided from non-taxable territory, services received from a supplier of services located in non-taxable territory by, ये वाला है, तो ये एग्जेम्प्ट होगा। दूसरा एक बात और मैं बताना चाहूंगा, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, सर्विस रिसिपिएंट भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया हो गया तो भी एग्जेम्प्ट है। देखिए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, इन प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया में है। कंजम्पशन रूल एप्लीकेबल अगर होता है तो कंजम्पशन के बेसिस पर टैक्सेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन प्रोवाइडर रिसिपिएंट क्योंकि दोनों इंडिया के बाहर है, टैक्स कलेक्शन मुश्किल है, इसलिए एग्जेम्पशन है, और ये सर्विस टैक्स के रिजीम में भी था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 57, वेदर इन ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट हैविंग परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, जैसे ईबे का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया नहीं है, वो आउटसाइड इंडिया, अमेजन ये सब का तो इंडिया में है भी, लेकिन ईबे का आउटसाइड इंडिया है, विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ऑन प्रोडक्ट सोल्ड बाय देम इन इंडिया, प्रोडक्ट सोल्ड बाय देम इन इंडिया, यानी कि गुड्स, सर्विसेज की बात नहीं कर रहा है, गुड्स की। अगर सर्विसेज की बात करता तो मैं इसको OIDAR भी बोल सकता था, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सिस्टम, उसमें जा सकता था। आई एम नॉट सेइंग दैट कि जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसमें जा सकता, लेकिन क्योंकि ये सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात कर रहा है और मुझे पक्का यकीन है एफएक्यू में OIDR के बारे में भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिलहाल अगर मैं इसके बारे में बात करूं, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ईबे टू इंडिया, तो देखिए क्या होगा, मैंने यहां पर लिख दिया, बाकी यहां पढ़ लीजिएगा आप। ई कॉमर्स ऑपरेटर गुड्स आर सोल्ड बाय देम, ई कॉमर्स PE इज आउटसाइड इंडिया, पर्सन इन इंडिया, जो ई कॉमर्स आउटसाइड इंडिया उसके वेबसाइट में जाके ऑर्डर करता है और डॉलर में पेमेंट भी कर देता है, करेक्ट है। और पर्सन आउटसाइड इंडिया, जो बाहर का पर्सन है वो गुड्स इंडिया में भेजता है, तो इट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल होगा, चाहे पोस्ट द्वारा है, कुरियर द्वारा है, या बिल ऑफ एंट्री से आपको छुड़वाना पड़े, वेसल से आए या एयर से आए, इट इज इंपोर्ट ड्यूटी। तो इन्होंने इसीलिए यहां पर लिख दिया कि if the goods are received by a registered person from an e-commerce operator not having P in India, it may be normally taxable as reverse charge। तो ये I don't understand कि इन्होंने क्यों लिखा। अगर गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया आ रहा है तो वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगा, ऑब्वियसली IGST भी लगेगा। तो ये होना चाहिए। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं इसको, उन्होंने एक्चुअली में क्या लिखा है। As per section 9 subsection 5 of CGST Act, the central government may specify categories of services, the tax on, जैसे ओला, उबर, कैब एग्रीगेटर सब सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में है, ओयो रूम्स जैसे होटल एग्रीगेटर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में है, फिर एक कंपनी है उबर नहीं, जो सर्विस प्लम्बिंग लुम्बिंग का काम करती है, अर्बन कैब, अर्बन कंपनी, अर्बन क्लैब, वो भी इसमें है, बाकी और कोई सर्विस इंडस्ट्री इसमें नहीं है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि इफ द स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज, तो तीन ही कैटेगरी है जो स्पेसिफाई की हुई है, और चौथी भी एक इन्होंने लास्ट में स्पेसिफाई किया है। एक मिनट में बता ही देता हूं आपको।
अच्छा 3 ही है, 1, 2, 3 ओला, उबर, होटल और अर्बन कैब। ये अर्बन कंपनी, ओयो रूम्स, ओला, उबर हमने एग्जाम्पल लिख ही दिया है। तो ये 3 ही हैं। वापस आते हैं हम लोग। And if such services are supplied through it, and all the provisions of this act shall apply to such e-commerce operator, as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to the supply of such services. लेकिन हमें सर्विसेज के बारे में क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। Since section 9 subsection 5 covers only services, goods sold by e-commerce without any P in India may not get covered thereunder. It may also be noted that where the taxable goods are sold by e-commerce operator, it is taxable as per section 9 subsection 1 of CGST Act if the transaction takes place among person located within the taxable territory. लेकिन अगर e-commerce operator outside India है, जो सेलर है वो भी आउटसाइड इंडिया है, बायर इन इंडिया, गुड्स आर मूविंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इन इंडिया, देन इट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो आई डोंट थिंक ये क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इफ द गुड्स आर रिसीव्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम एन ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट हैविंग पी इन इंडिया, इट मे बी नॉर्मली टैक्सेबल एज रिवर्स चार्ज। नन। देखिए एक बात समझिए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है तो रिवर्स चार्ज ही तो है। तो उन्होंने जो लिखा है एक तरह से सही भी लिखा है, वाइट प्रोवाइजर टू सेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। और ये प्रोवाइजर टू सेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट कहां ले जाएगा हमें? वहीं ले जाएगा कस्टम्स में। मैं आपको एक बार दिखला भी देता हूं। ये सेक्शन 5 इसका प्रोवाइडेड दैट इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया शैल बी लेवाइड एंड कलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 ऑन द वैल्यू एज डिटरमिन्ड अंडर द सेड एक्ट एट द पॉइंट्स व्हेन ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स आर लेवाइड ऑन द सेड गुड्स अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962। तो ये हमें कहाँ ले जा रहा है? वहीं ले जा रहा है, कस्टम्स में। तो हम लोग बिल्कुल सही थे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसके बाद नेक्स्ट में करेंगे 58 ये सब, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बताना है, वो डिस्कस करते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, इसको जरूर से विजिट कीजिएगा। इसमें क्लासेस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग एक जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं, और इस कोर्स को करने के बाद आपको वाकई में जीएसटी आने लगेगा, वाकई में जीएसटी आने लगेगा। 170 आवर्स का है। और इसके नीचे जाएंगे तो आपको ये बहुत सारे डेमो लिंक के लेक्चर्स मिलेंगे जो यूट्यूब में खुलेंगे। दूसरी बात, और प्राइस कितना नॉमिनल है आप देखिए, 1750। बस पेन ड्राइव का एक्स्ट्रा लेते हैं 500, हार्ड कॉपी का एक्स्ट्रा लेते हैं, नहीं तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। तो हम लोग तो यही आपको सजेस्ट करेंगे, आप 2 मंथ्स का स्टार्ट कीजिए सिर्फ वॉल्यूम 1 से, 1750 का। जब आपको अच्छा लगेगा तो सेकेंड वॉल्यूम ले लीजिएगा। और ये वॉल्यूम 1 में जब आप ऑर्डर करें तो दोनों किताब ऑर्डर कर दें या एक ही किताब ऑर्डर करें। कस्टम क्लासेस आप चाहें तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से, और काफ़ी डिटेल में आपको अच्छा लगेगा। बुक्स अगर आप अलग से ऑर्डर करते हैं तो बुक्स भी आप अलग से ऑर्डर कर सकते हैं, और ये सेट ऑफ बुक्स ऑर्डर कर लीजिए, जहाँ पर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर दोनों बुक ऑर्डर कर लीजिए। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 1000, अलग अलग ऑर्डर करेंगे तो 1200 का है। और हम लोग सब कुछ बेचते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी हैं। तो ये फ्री में ये बहुत सारी चीज़ें आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, आपको जो पसंद आता है डाउनलोड कीजिए। आपको कुछ पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट भी कर सकते हैं। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये वाला FAQ, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और यूट्यूब चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए। हम लोग 503 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग कम से कम 40 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही चुके हैं, बाकी आगे कर रहे हैं।